हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। मैं आप सभी के साथ फिर से हाजिर हूं एक न्यू क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी बोर्ड क्वेश्चन सीरीज हमने चला रखी है। एक के बाद एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं और ये क्वेश्चन वही हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि हर एक ज़रूरतमंद बच्चे के पास ये वीडियोज़ पहुँच सके। आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम आपसे 1 रुपये नहीं ले रहे हैं, बस आपसे आपका सपोर्ट मांग रहे हैं। तो हर गरीब बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर एक ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पर उनको एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो हर एक ज़रूरतमंद बच्चे तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाएं, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। आप अपना सपोर्ट कीजिए, हम अपना सपोर्ट करते हैं और हम दोनों मिलकर अपना सपोर्ट बोर्ड में लहराते हैं। इस बार आपका बोर्ड रिजल्ट अच्छा रहना चाहिए, परचम लहराना है इस बार आपको अपना सभी का केमिस्ट्री के अंदर। तो आइए चलते हैं आपके न्यू क्वेश्चंस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सॉल्यूशन जो आपका चैप्टर था वो खत्म कर दिया था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो सभी आपको हमने दिए। आगे चल रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट पर। जैसा कि आपको पता है, जो जितनी भी आपकी ये फिजिकल केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल्स को बाद में करवाएंगे, पहले आपका कंसेप्ट समझा देते हैं। कंसेप्ट क्या है, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। और कंसेप्ट्स में सबसे पहला क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। डिफाइन कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ क्या है और उसका कोई एक एग्जाम्पल बताइए। इस क्वेश्चन के साथ हम अपने आगे बोर्ड क्वेश्चन सीरीज का शुरुआत करते हैं। आइए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कोलरॉस लॉ बाय टेकिंग सुटेबल एग्जांपल। कोलरॉस लॉ को डिफाइन कीजिए एक सुटेबल एग्जांपल के साथ, कोई एक एग्जांपल देना। तो कोलरॉस लॉ क्या है, जैसा कि आपको सभी को पता है, कोलरॉस लॉ आपकी मोलर कंडक्टिंग पावर है सभी आयंस की। इट इज द सम ऑफ ऑल कंडक्टिव पावर ऑफ ऑल आयंस। ठीक है, क्लियर। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कोलरॉस लॉ स्टेट्स दैट molar conductivity of an electrolyte is the sum of individual conducting of anion and cation। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कोलरॉस लॉ है ये सभी मोलर कंडक्टिविटीज का सम है, चाहे वो कैटाइन की मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे वो एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी हो, उन सभी का सम करना, उन सभी का जोड़ करना है। वो किसके बराबर निकलेगा, वो कोलरॉस लॉ के बराबर निकलेगा। कैसे, जैसे कि ये रहा, molar conductivity of AB is equal to the molar conductivity of A plus molar conductivity of B। molar conductivity of A का मतलब है molar conductivity of anion और B का मतलब है कैटाइन। क्लियर, दोनों का यहाँ पे सम करना है और सम किसके बराबर निकलेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AB के बराबर निकलेगा। क्लियर। यहां से फिर पूछता है कि इसका एक कोई एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आपको ये वाला याद रखना, CH3COOH, जिसमें हम निकालते हैं किस तरह से निकालते हैं इसको, हम HCl NaCl CH3CO Na की मदद से निकालते हैं। इसकी मदद से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, CH3COOH निकालते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। इसकी मदद से आप इसको निकाल सकते हो। यदि मैं आपके लिए बताऊं भी थोड़ा तो इस तरह से निकल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CON। यहां से Na कट जाएंगे और Cl से Cl कट जाएगा और ये दोनों मोलर कंडक्टिविटी आपकी जुड़ के सामने आ जाएंगी, किसके रूप में, CH3COOH के। क्लियर, यहां से इसको कर लेना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटीज हैं उनको एक्सप्लेन करना है, वेरिएशन बाय ग्राफ के द्वारा करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। यदि मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, और बात करूं यदि मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम आपकी मोलर कंडक्टिविटी की बात करें
जब भी उसकी वेरिएशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो आपकी ये डी वे हैकल-ऑन्सगर इक्वेशन सामने आती है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू द मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी। यहां से लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। ए क्या है? एक कांस्टेंट है। सी क्या है? कंसंट्रेशन। क्लियर? तो इस तरह से आपका ग्राफ बनता है, इसकी पावर 1/2 होती है। ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो थोड़ा सा आप जैसे जैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन टर्म थोड़ी बढ़ती है और फिर लास्ट में जाकर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कुछ डेफिनेट की तरह बिहेव करती है। देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? डेफिनेट। यानी कि जब इन दोनों का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन टर्म का, तो इनकी जो डाइल्यूशन आता है वो डेफिनेट डाइल्यूशन आता है। इसलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज ए डेफिनेट डाइल्यूशन। वहीं दूसरी ओर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन टर्म बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन टर्म बढ़ेगी वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी भी आपकी बढ़ती जाएगी। चलिए, ये किस पर बेस है? बेस है इस डी वे हैकल-ऑन्सगर इक्वेशन के ऊपर। इस इक्वेशन को समझना। और ये क्लियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिर से मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है कि जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म और मोलर कंडक्टिविटी होती है दोनों के दोनों डेफिनेट की तरह काम करती है। इसलिए बोला जाता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डेफिनेट डाइल्यूशन की तरह काम करता है। जबकि वहीं दूसरी ओर मैं यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लूं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन टर्म बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर? यहां से समझ में आए? यहां से इन दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लेना। और एक प्रश्न और बनता है आपका यहां से, वो प्रश्न है आपका, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन? यानी कि जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन के साथ साथ क्यों घटती है? वो इसलिए घटती है क्योंकि द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी चेंज विद कंसंट्रेशन। जो यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन के साथ साथ चेंज होती रहती है। किसके साथ साथ चेंज होती रहती है? कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती रहती है। और जब वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है तो सिंपल सी बात है, जब हम सॉल्यूशन बना दें तो कंसंट्रेशन टर्म तो घटती है। कंसंट्रेशन टर्म घटी तो कंडक्टिविटी भी घटी। इसलिए कहते हैं कि जो सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे घटती है। क्लियर? तो ये 3 प्रश्न मैंने यहां से बताए हैं। इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से कर लेना आप सभी। तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों पूछे जाते हैं। तीनों को कर लेना। आगे भी मैं इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा और उनको भी आप अच्छे से करते रहना है। क्लियर? और लास्ट में आप सभी के लिए कुछ हो जाए, एक अच्छी सी बात, एक शायरी हो जाए, शायराना अंदाज हो जाए, जिससे कि आप भी थोड़ा मोटिवेट हो सको। कि अर्ज किया है, फंस गया हूं कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, कि फंस गया हूं कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने वाला कोई है नहीं मुझे और रण को मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका भी आज के टाइम पे यही हाल है। आप भी एक अभिमन्यु की तरह फंस चुके हो अपने बोर्ड एग्जाम में। आपको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं और रण आपको छोड़ना नहीं है। और यदि आपको सहारे की जरूरत पड़ती है तो सहारे के लिए हम आपके साथ हैं। तो अपनी मेहनत में लग जाइए और इस बार बोर्ड में अपना परचम लहराइए। अभी के लिए मैं आप सभी से चाहता हूं इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।